नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों ये जो टॉपिक है ऑल फोर्सेज इन इंडिया आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस टॉपिक में अपन देखने वाले हैं जो भारतीय सशस्त्र सेनाएं जिसे इंडियन आर्म फोर्स कह सकते हो, साथ ही साथ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है और पैरामिलिट्री फोर्सेज ऑफ इंडिया और इसके अंतर्गत आने वाली विभिन्न प्रकार की फोर्सेज हैं, उनसे जुड़े हुए एक्स्ट्रा फैक्ट जानने वाले, जैसे उनकी स्थापना कब हुई है, उनका जो दिवस है वो कब मनाया जाता है, वर्तमान में उनके डायरेक्टर जनरल कौन है, और भी विभिन्न प्रकार के रिकॉर्ड जो एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, तो वो सारे एक ही वीडियो में कवर होने वाला है, डिटेल वीडियो रहने वाला है। तो वीडियो को लाइक करते हुए कंटिन्यू करना। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, अपनी तैयारी को परखने के लिए, सही डायरेक्शन लेने के लिए, कॉन्फिडेंस लेवल हो गया, टाइम मैनेजमेंट, इन सभी के लिए स्मार्ट वर्क के तौर पर आपको कम से कम वीकली एक मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मॉक टेस्ट के लिए बेहतरीन जो प्लेटफॉर्म वो टेस्ट बुक इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एक तो आप अनलिमिटेड मॉक टेस्ट लगा सकते हो, सेकंड सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस या फिर कोई भी अदर स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्जाम, इन सभी के लिए मॉक टेस्ट आपको एक ही पास के अंतर्गत अवेलेबल हो रहे हैं। इसमें भी यदि आप टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करते हो तो एक्स्ट्रा 10% का और डिस्काउंट मिलने वाला है। तो इस बेहतरीन अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने के लिए जो भी आपके लिए सूटेबल पास है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेक्स्ट बुक की लिंक मिल जाएगी। टेक्स्ट बुक ऐप से या फिर वेबसाइट, दोनों से ही ये मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट कर सकते हो। टीटीजी के कूपन कोड से आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी यहाँ पर ले सकते हो, क्योंकि जो एग्जाम में डैशबोर्ड और पैटर्न देखने को मिलता है, सेम इंटरफेस से यहाँ पर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक जरूर चेक कीजिएगा। तो चलिए कंटिन्यू कर लेते हैं। और ये जो ऑल फोर्सेज इन इंडिया है, तो इसमें इसके संबंधित जो सबसे पहले बात करते हैं करंट फैक्ट की, तो जो बजट रहता है जहाँ से करंट अफेयर से सवाल पूछ लिया जाता है, तो मैं बताऊं आपको वित्त वर्ष 2021-22 में रक्षा क्षेत्र, क्योंकि ये सभी फोर्सेज हैं रक्षा क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, तो रक्षा क्षेत्र के लिए जो बजट आवंटन हुआ है वो 4.78 लाख करोड़ का। याद रखना है, रक्षा क्षेत्र के लिए 2021-22 फाइनेंशियल ईयर के लिए जो बजट पास हुआ है या फिर बजट का आवंटन हुआ वो 4.78 लाख करोड़ रुपए है, जो कि इससे प्रीवियस वाला जो बजट था 2020-21 के 4.71 लाख करोड़ था प्रीवियस बजट में, उसके मुकाबले 7.34% है, वो ज़्यादा है। और इसमें भी पेंशन को अलग करने के बाद ये राशि 2020-21 में 3.37 लाख करोड़ थी, और जो 2021-22 में पेंशन को अलग करने के बाद ये बढ़कर हो गई है 3.37 करोड़ से 3.62 लाख करोड़ रुपए, लाख करोड़ की बात कर रहा हूँ। बजट में रक्षा क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए रक्षा क्षेत्र के पूंजीगत व्यय में 18.75% की वृद्धि भी की गई है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के फैक्ट हो जाते हैं जो एग्जाम में यहाँ से सवाल बन सकते हैं। अब अपन टॉपिक की शुरुआत करते हैं। इंडियन आर्म्ड फोर्सेज की जो भारतीय सशस्त्र बल हैं, ये अलग टॉपिक हो जाता है, और जो पैरामिलिट्री फोर्स अलग है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है वो अलग है। तो जो भारतीय सशस्त्र बल हैं जिसे आप कहते हो इंडियन आर्म फोर्स है या फिर मिलिट्री फोर्स कह सकते हो, डिफेंस फोर्स कह सकते हो। तो इंडियन आर्म फोर्स जिसके अंतर्गत इंडियन आर्मी आती है, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स आती है, और साथ ही साथ एक और यहाँ पर इंडियन जो कोस्ट गार्ड है वो भी इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। चार घटक कह सकते हो। तो ये रक्षा मंत्रालय का अधीन आता है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस याद रखना है। जो भारतीय सशस्त्र बल हैं जिसमें इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन कोस्ट गार्ड हैं, ये चारों ही भारतीय जो रक्षा मंत्रालय है उसके अंतर्गत, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत कार्यरत हैं। और इनका जो प्रमुख कार्य रहता है वो बाह्य सुरक्षा के लिए, ये बाह्य सुरक्षा के लिए कार्यरत हैं, जिसमें तीन प्रमुख सेना है, इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और इंडियन कोस्ट गार्ड को भी इसका हिस्सा माना जाता है। अब बात कर लेते हैं इंडियन आर्म जो फोर्सेज हैं, इसका जो झंडा रहता है, भारतीय सशस्त्र सेना का जो झंडा है वो इस प्रकार का फ्लैग रहता है। ये आप देख लो, ये जो झंडा है, फ्लैग है, वो इंडियन सशस्त्र सेना है जो भारतीय, उसका फ्लैग हो जाएगा। और जो सशस्त्र सेना झंडा दिवस है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो आर्म फोर्सेज फ्लैग डे है वो कब मनाया जाता है, तो आप कहेंगे 7 दिसंबर। याद रखना है, आर्म फोर्सेज फ्लैग डे है 7 दिसंबर को मनाया जाता है। और झंडे में जो आपने ऊपर देखा है, ये जो झंडा फ्लैग है इसमें 3 कलर हैं। सबसे ऊपर लाल है, क्योंकि एग्जाम में सवाल आ जाए कौन से कलर है, लाल है। उसके बाद गहरा नीला है, फिर आपके हल्का नीला कलर है, जो तीनों सेनाओं को प्रदर्शित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और जो उद्देश्य है, सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाते हैं 7 दिसंबर को, इसका उद्देश्य क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो भारतीय सेना के जवानों का आभार प्रकट करते हुए सेना के लिए धनराशि एकत्रित करना, सेना के लिए धनराशि एकत्रित करना, साथ ही साथ जो रेस्पेक्ट देते हुए भारतीय सेना के जवानों का। और ये 1949 से 7 दिसंबर को भारत में प्रतिवर्ष है आर्म फोर्सेज फ्लैग डे मनाया जाता है। तो ये आर्म फोर्सेज फ्लैग डे था 7 दिसंबर को। बाकी जो भी आर्म फोर्सेज हैं जिसके अंदर नेवी, आर्मी और एयरफोर्स आती है, तो आर्मी डे मनाया जाता है 15 जनवरी को, याद रखना है। बाकी जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स से आगे अपन एक्स्ट्रा भी डिटेल देखने वाले हैं इनकी सारी। आर्मी डे मनाया जाता है 15 जनवरी, याद रखिएगा।
एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को और नेवी दिवस है 4 दिसंबर को। ये तीनों ही दिवस आपको कंठस्थ होने चाहिए। अब देख लेते हैं वर्तमान में जो सेना प्रमुख है वो कौन है। तो तीनों सेनाओं के जो सुप्रीम कमांडर है वो आपको पता होना चाहिए कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। तीनों ही सेनाओं के आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के सुप्रीम कमांडर हैं राष्ट्रपति, जो वर्तमान में रामनाथ कोविंद जी हैं। और बात करूं मैं 28वें जो वर्तमान में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, तो आर्मी के जो प्रमुख है जिसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बोलते हैं, वो कौन से नंबर के वर्तमान में 28वें नंबर के। तो इनका नाम है जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे हैं। 31 दिसंबर 2019 से कंटिन्यू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं। जो जनरल रैंक रहती है इनकी मनोज मुकुंद नरवाणे नाम है। और बात करूं यहाँ पर मैं चीफ ऑफ एयर स्टाफ, एयरफोर्स के लिए चीफ ऑफ जो एयर स्टाफ है वो रैंक ये है 26वें नंबर के, ठीक है, 26वें चीफ ऑफ एयर स्टाफ है। और इनकी जो रैंक है एयर चीफ मार्शल है। नाम है राकेश कुमार सिंह भदौरिया। 30 सितंबर 2019 से ये बने हैं चीफ ऑफ एयर स्टाफ। बात करते हैं चीफ ऑफ नेवल स्टाफ की, जो कि 24th है, 24th चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है। उनकी रैंक है एडमिरल करमवीर सिंह, इनका नाम है एडमिरल करमवीर सिंह है। 31 मई 2019 को बने थे चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है। तो ये तीनों ही सेनाओं के प्रमुख हो गए, जो आपको पता होना चाहिए। करंट अफेयर्स वाले यहाँ से पूछे जाते हैं। अब देख लेते हैं ये तो अभी वर्तमान में प्रमुख कौन है। तो सबसे पहले कौन थे, प्रथम थल सेना प्रमुख आपको पूछ लें, क्योंकि स्टैटिक जीके से यहाँ से भी सवाल पूछे जाते हैं। प्रथम थल सेना प्रमुख है वो जनरल सर रॉब लॉकहार्ट है। क्या नाम इनका, जनरल तो रैंकिंग रहती है, जो थल सेना का प्रमुख है सर रॉब लॉकहार्ट इनका नाम है। प्रथम वायुसेना प्रमुख की बात करें तो एयर मार्शल हैं सर थॉमस एलमहर्स्ट, ठीक है। तो थॉमस एलमहर्स्ट हैं ये प्रथम वायुसेना प्रमुख। प्रथम जल सेना प्रमुख है, नेवी प्रमुख हैं, इनका नाम रियर एडमिरल जोहन टालबोट, ठीक है। तो जोहन टालबोट सेविगेनिक हेल इनका पूरा नाम है, जो प्रथम जल सेना या फिर नेवी प्रमुख है वो रह चुके। ये तीनों ही सेनाओं के जो फर्स्ट प्रमुख कौन थे ये कवर हो चुके हैं। अभी मैं बताऊं ये फोर्सेस सभी रक्षा मंत्रालय हैं। तो रक्षा मंत्री हैं वर्तमान में राजनाथ सिंह, ये पता है आपको। रक्षा सचिव कौन है, अजय कुमार, याद रखना है। डिफेंस सेक्रेटरी वो अजय कुमार है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है 4 स्टार की ये रैंक वाली पद है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, जो कि जनरल बिपिन रावत है वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। अभी देख लेते हैं ऊपर अपने चीफ का देखा, थल सेना, वायुसेना या फिर जल सेना के प्रमुख कौन है। अब उप प्रमुख कौन है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, जो कि 42nd कौन से हैं अभी वर्तमान में 42nd जो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल इनकी रैंक रहेगी। नाम है इनका चांदी प्रसाद मोहांती, ठीक है। तो चांदी प्रसाद मोहांती वर्तमान में वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने हैं 1 फरवरी 2021 को। वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है, उप प्रमुख कौन है एयर स्टाफ की, तो विवेक राम चौधरी बने हैं 1 जुलाई 2021 को। लेटेस्ट करंट अफेयर्स कह सकते हो विवेक राम चौधरी। और वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है सतीश नामदेव गोरमड़े, ये बने हैं दोस्तों 31 जुलाई 2021 को। सभी लेटेस्ट करंट अफेयर्स हैं। तो ये उप कौन, नेवी के प्रमुख है, ठीक है। उप नेवी के जो सेना प्रमुख है वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है सतीश नामदेव गोरमड़े इनका नाम है। और एयर स्टाफ के जो उप प्रमुख हैं विवेक राम चौधरी। और आर्मी के जो उप प्रमुख हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल चांदी प्रसाद मोहांती, ये आपको याद है। अब देख लेते हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है सीडीएस है। प्रीवियस एग्जाम रेलवे में पूछा हुआ सवाल है कौन सी रैंकिंग वाला ये पद है, तो 4 स्टार रैंकिंग रहती है। सीडीएस इज द हेड ऑफ मिलिट्री स्टाफ ऑफ इंडियन आर्म फोर्स, जो नेवी, आर्मी और एयरफोर्स है इसमें मिलिट्री स्टाफ कह सकते हो। इनका जो हेड रहते हैं वो सीडीएस है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, जो कि वर्तमान में जनरल बिपिन रावत हैं। और ये प्रथम सीडीएस भी हैं, आप कह सकते हो 1 जनवरी 2020 को बने हैं, क्योंकि इस पद का सर्जन ही दिसंबर 2019 को हुआ था। 24 दिसंबर 2019 को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नामक पद का सर्जन हुआ है। और करंट जो वाइस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है वो दोस्तों वाइस एडमिरल अतुल कुमार जैन हैं, वो वाइस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। अब दोस्तों अपन देख लेते हैं जो आर्म्ड फोर्सेज हैं, इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इनकी ऑफिसर रैंक कौन सी है, जो मुख्य रैंक कौन सी है। जो 5 स्टार है, 4 स्टार है, 3 स्टार है, वो जान लेते हैं। जैसे कि जो इंडियन आर्मी की, वैसे ये जो पहली रैंक है जो कह सकते हो सर्वोच्च रैंक है, ये एक्टिव रैंक नहीं है। फील्ड मार्शल है, जो कि इंडियन आर्मी की सबसे ऊंची कह सकते हो 5 स्टार रैंक है। फील्ड मार्शल याद रखना है, 5 स्टार इसकी रैंक है। बाकी जो एक्टिव सर्वोच्च रैंक है वो जनरल की है आर्मी में, ठीक है। उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल की जो 3 स्टार रैंकिंग आपको आर्मी की पूछ ले तो वो आपकी लेफ्टिनेंट जनरल हो जाएंगे। 2 स्टार हैं लेफ्टिनेंट जनरल के बाद मेजर जनरल रहते हैं। उसके बाद ब्रिगेडियर रहते हैं 1 स्टार। फिर आपकी कर्नल हो गए,
लेफ्टिनेंट कर्नल है, मेजर है, कैप्टन है और लेफ्टिनेंट है। ये सभी रैंकिंग रहती है इंडियन आर्मी की, आप देख सकते हो। और इसके पैरेलल में सभी की ये इक्वल रैंकिंग रहती है इंडियन नेवी, आर्मी और एयरफोर्स वगैरह की। तो फील्ड मार्शल तो इंडियन आर्मी की है। इंडियन नेवी की जो सर्वोच्च रैंक है वो फ्लीट एडमिरल है, फील्ड एडमिरल है। जो सर्वोच्च रैंक इन तीनों ही सेनाओं की वो एक्टिव रैंक नहीं है। यानी ये जो आप रैंकिंग देख पा रहे हो ये वर्तमान में इस पद पर कोई भी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये रेस्पेक्ट से ये पद दिए जाते हैं। जैसे कि इंडियन आर्मी में अब तक 2 जनों को मिले हैं, वो नीचे मैं आपको बता भी देता हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये फैक्ट रहते हैं, यहाँ से बहुत बार एग्जाम में सवाल पूछा हुआ है। जो सैम मानेकशॉ हैं, ये भारत के पहले फील्ड मार्शल थे जिन्हें जनवरी 1973 में इस पद से सम्मानित किया गया था। तो ये प्रथम थे। दूसरे हैं कोंडडेरा एम करियप्पा, ठीक है, कोंडेरा एम करियप्पा हैं। उन्हें 14 जनवरी 1986 को फील्ड मार्शल पर रैंक प्रदान किया गया। ये दोनों ही हैं जो इंडियन आर्मी की सर्वोच्च रैंक का फील्ड मार्शल से सम्मानित हुए हैं। सैम मानेकशॉ हैं और कोंडेरा एम करियप्पा है। कब हुए? सबसे पहले तो ये 1973 में, ये 1986 में हुए। इसी प्रकार वायुसेना के जो मार्शल अर्जन सिंह हैं वो एकमात्र मार्शल है एयरफोर्स के, जो कि एयरफोर्स की सर्वोच्च रैंक है। इनका नाम है मार्शल अर्जन सिंह। अब ऊपर अपन रैंक देख लेते हैं। जैसे कि मैंने एयरफोर्स की बताई, वो मार्शल की, मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स है। ये तीनों ही ऊपर वाली जो सर्वोच्च रैंक है तीनों सेनाओं की, ये 5 स्टार वाली रैंक है। उसके बाद जो जनरल तो हो गई आर्मी की, जो इंडियन नेवी की सेकंड जो 4 स्टार रैंक रहती है, जो सर्वोच्च एक्टिव रैंक रहती है, वो एडमिरल की रहती है। और इंडियन एयरफोर्स की जो 4 स्टार रैंकिंग है, ये 4 स्टार रैंकिंग है जो एक्टिव वाली सर्वोच्च है, एयर चीफ मार्शल की रहती है। और बात करता हूँ मैं इंडियन एयरफोर्स की, सबसे ऊपर तो मार्शल है, उसके बाद एयर चीफ मार्शल है, फिर एयर मार्शल है, ठीक है, केवल एयर मार्शल, चीफ नहीं है, फिर एयर वाइस मार्शल, फिर एयर कमांडोर, कमांडो नहीं कोमाडोर, ठीक है, तो कोमोडोर हो जाएगा, एयर कोमोडोर है। उसके बाद ग्रुप कैप्टन की रैंक रहती है। फिर यहाँ पर बात करूँ मैं विंग कमांडर की, ठीक है, स्क्वाड्रन लीडर की है, फ्लाइट लेफ्टिनेंट की है, फ्लाइंग ऑफिसर की है। ये सभी आप क्रम वाइज रैंक देख सकते हो इंडियन एयरफोर्स की। इसी प्रकार इंडियन नेवी की ये रैंकिंग रहती है। फ्लीट एडमिरल है जो सर्वोच्च रैंक है, फिर एडमिरल है, वाइस एडमिरल जो 3 स्टार है, रियर एडमिरल 2 स्टार है, कोमोडोर है, ठीक है, ये है दोस्तों कोमोडोर। जैसे एयरफोर्स में एयर कोमोडोर है, इस साइड में है ब्रिगेडियर जो 1 स्टार की रैंकिंग आप देख रहे हो। कैप्टन है, उसके बाद फिर है कमांडर, तो ये कमांडर अलग है, ये कोमोडोर है, इसमें एन याद रखना है। कमांडर है, लेफ्टिनेंट कमांडर हो गए, और उसके बाद जो रैंक रहती है नेवी में वो लेफ्टिनेंट की है, और फिर आपकी सब लेफ्टिनेंट की हो जाएगी। तो ये मैंने आपको बता दिया, जो सर्वोच्च रैंकिंग रहती है वो एक्टिव नहीं है। और सैम मानेकशॉ है वो प्रथम फील्ड मार्शल रह चुके हैं 1973 में, और एयरफोर्स में जो मार्शल रहे हैं जो सर्वोच्च रैंकिंग है मार्शल अर्जन सिंह बने थे। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं इंडियन आर्मी की रैंकिंग के अलग अलग बेज आप देख सकते हो सभी के। जैसे जनरल का इस प्रकार से रहता है, लेफ्टिनेंट जनरल का, मेजर जनरल वगैरह, कैप्टन का, तो ये देख लीजिएगा। और बाकी ये पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जैसे इंडियन आर्मी है, इसकी स्थापना किस एक्ट के तहत, ये एक्ट सभी इंपॉर्टेंट याद रखना है। आर्मी का 1950, नेवी का 1957, क्योंकि जो संवैधानिक दर्जा मिलता है ना इनको, ये एक्ट के तहत या अधिनियम के तहत की मिलता है। इंडियन आर्मी एक्ट है 1950, नेवी एक्ट 1957, एयरफोर्स एक्ट 1950, और बीएसएफ का है 1968 है, सीआरपीएफ एक्ट 1949, इंडियन कोस्ट गार्ड एक्ट है 1978 है। अब दोस्तों देख ही लेते हैं जो मिलिट्री फोर्स हैं या फिर कह सकते हो डिफेंस फोर्सेज है, तीनों ही इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बारे में डिटेल में देखते हैं। अब देखिए इंडियन आर्मी की बात करें तो हिंदी में कह सकते हो भारतीय थल सेना। स्थापना हुई है, वेरी इंपॉर्टेंट है, 1895 याद रखिएगा, वो भी 1 अप्रैल को। ब्रिटिश जो उस समय राज था तो उस समय स्थापना हुई है, 1 अप्रैल 1895 को इंडियन आर्मी की स्थापना हुई है। तो भारतीय सेना की उत्पत्ति ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना से हुई है। मोटो इसका क्या है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। इंडियन आर्मी का जो मोटो है, सर्विस बिफोर सेल्फ, हिंदी में बोले तो स्व पूर्व सेवा हो जाएगी। आर्मी दिवस मैंने आपको ऊपर भी बताया है, 15 जनवरी को मनाया जाता है आर्मी दिवस है, ऊपर बता चुका हूँ। आर्मी की जो सर्वोच्च रैंकिंग है वो फील्ड मार्शल की जो 5 स्टार वाली रैंक है, ये औपचारिक स्थिति कह सकते हो, एक्टिव नहीं है। इंडियन आर्मी की कमान है वो भारतीय थल सेना अध्यक्ष के हाथों में होती है, जो कि एक 4 स्टार रैंकिंग वाला जनरल पद रहता है। तो जनरल स्तर के अधिकारी रहते हैं, जैसे कि वर्तमान में जो जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे हैं वो चीफ ऑफ आर्मी स्टार है, जो एक 4 स्टार रैंकिंग है। जो सर्वोच्च सेकंड आती है ना 4 स्टार, 5 स्टार की तो रेस्पेक्ट मिलता है एक तरीके से फील्ड मार्शल है। तो
वर्तमान में जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मैंने बताया मनोज मुकुंद नरवाणे हैं। और उप सेना प्रमुख हैं वो दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल चांदी प्रसाद मोहंती हैं। और उद्देश्य क्या है आर्मी का, तो राष्ट्रीय सुरक्षा या फिर जो बाह्य सुरक्षा कह सकते हो, राष्ट्र की बाहरी जो आक्रमण रहते हैं, आंतरिक खतरे भी हैं, प्राकृतिक आपदा है उनसे बचाव और सुरक्षा वगैरह है, सीमाओं पर शांति सुरक्षा को बनाए रखना इसका उद्देश्य हो जाएगा। और बात करूँ इसकी सैन्य क्षमता की आर्मी की, तो वर्तमान में कितने आर्मी में पर्सनल है, एक्टिव कितने हैं, तो एक्टिव में आपके 12,37,117 हो जाएंगे। और जो आर्मी का मार्च जो सॉन्ग रहता है तेज कदम वाला क्विक मार्च सॉन्ग, तो तेज कदम ताल गीत कौन सा, तेज कदम ताल गीत है कदम कदम बढ़े जा है। इस गीत को कंपोज किया है राम सिंह ठाकुरी ने। ठीक है, ये आज़ाद हिंद फौज का तेज कदम ताल गीत था, ये भी आपको याद रखना है, कदम कदम बढ़े जा। इसी प्रकार जो क्विक के साथ स्लो कदम ताल गीत है वो है दोस्तों सम्मान गार्ड। ठीक है, इसको कंपोज किया है LB गुरुंग ने। कलर्स इसमें रहते हैं आर्मी के गोल्ड, रेड और ब्लैक रहते हैं। ये आर्मी का लोगो आप देख सकते हो, तलवार है और बीच में सत्यमेव जयते लगा हुआ है, ये आर्मी का लोगो है। अब देखते हैं भारतीय वायुसेना के बारे में, जिसकी स्थापना 1932 में हुई है। वायुसेना की स्थापना याद रखिएगा 8 अक्टूबर 1932 को। इसका मोटो है नभ स्पृशम दीप्तम, बहुत बार एग्जाम में इसका मोटो पूछा जाता है, टच द स्काई विथ ग्लोरी हो जाएगा, नभ स्पृशम दीप्तम इसका मोटो है। स्थापना 1932 8 अक्टूबर को स्थापना हुई, इसलिए जो एयरफोर्स डे है वो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और ये जो मोटो है एयरफोर्स का नभ स्पृशम दीप्तम, ये कहाँ से लिया गया है, तो भागवत गीता से इसको लिया गया है। इसका जो तेज कदमताल गीत है एयरफोर्स का वो है देश पुकारे जब सबको, व्हेन द नेशन कॉल्स हो जाएगा। और जो स्लो मार्च सॉन्ग है उसका नाम है वायुसेना निशान हो जाएगा। और वर्तमान में एक्टिव जो पर्सनल है एयरफोर्स के वो 1,39,576 हैं। और वर्तमान केस की बात करूँ, जो चीफ ऑफ एयर स्टाफ है जो 26वें हैं वो एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया हैं, 30 सितंबर 2019 को बने हैं। और जो वाइस चीफ है वो विवेकराम चौधरी हैं। और इसका जो बैज रहता है इंडियन एयरफोर्स का वो देख सकते हो, इंडियन एयरफोर्स का ये बैज है, नभ स्पृशम दीप्तम नीचे लिखा हुआ है, गरुड़ भी है इसमें। इंडियन नेवी की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1612 में, सबसे पुराना कह सकते हो, रॉयल इंडियन नेवी के रूप में इसे पहले जाना जाता था, जो 1950 तक इसका नाम था। और 26 जनवरी 1950 को इसका नाम इंडियन नेवी रखा गया है। इंडियन नेवी जिसकी जो मूलत स्थापना है 1612 में, याद रखना है। और इसका मोटो है शम नो वरुणम। ठीक है, मे द लॉर्ड ऑफ वाटर बी ऑस्पिशियस अनटू अस हो जाएगा, शम नो वरुणम, वरुण इसका मोटो है इंडियन नेवी का। इसका कदमताल जो मार्च सॉन्ग है जय भारती हो जाएगा। नेवी दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को, याद रखना है, नेवी दिवस मनाया जाता है। और मैं बताऊं इसमें कलर्स होते हैं नेवी ब्लू और वाइट होते हैं। और जो 24वें चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है एडमिरल करमवीर सिंह हैं। और वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है उनका नाम है सतीश नामदेव घोरमड़े हैं। वर्तमान में जो एक्टिव पर्सनल नेवी के हैं वो 67,252 हो जाएंगे। ये हैं नेवी का लोगो शमनो वरुण। ठीक है, और मैं बताऊँ अंतर्राष्ट्रीय नियम क्या कहते हैं, जो बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर इंडियन आर्म फोर्सेज की। ठीक है, इंडियन आर्म फोर्सेज जिसमें नेवी, आर्मी और एयरफोर्स या फिर कोस्ट गार्ड। तो अंतर्राष्ट्रीय नियम के अकॉर्डिंग भारतीय सशस्त्र बलों का इस्तेमाल, यानी जो आर्मी वगैरह है इनका इस्तेमाल हमारे अपने लोगों के खिलाफ नहीं किया जा सकता, देश के ही लोगों के खिलाफ नहीं कर सकते हैं। इसमें जैसे कि वो नक्सली हो गए, माओवादी हैं, दंगाइयों हैं आदि से नहीं लड़ सकते हैं, इनके खिलाफ ये अंतर्राष्ट्रीय नियम के अकॉर्डिंग विरोध में बताया गया है। तो ये ऊपर अपने सारे इंडियन आर्म फोर्सेस के बारे में डिटेल सहित मैंने बता दिए हैं, भारतीय जो इंडियन आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है। अब दोस्तों देख लेते हैं इंडियन आर्म्ड पुलिस फोर्स की। तो इंडियन आर्म फोर्स अलग है और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स अलग है। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के अंतर्गत हैं, ये गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं, जिसमें 7 CAPF बल शामिल रहते हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत रहते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं 6 भी बता रहा हूँ, 7 भी बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो आप सबसे नीचे देख रहे हो असम राइफल्स हैं, कहीं इसको माना भी जाता है इंडियन आर्म पुलिस फोर्स के अंतर्गत है, या फिर इसे पैरामिलिट्री फोर्स के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो ये दोनों तरफ है, क्योंकि ये गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय दोनों के अंतर्गत कार्यरत रहता है। तो ये 7 विभिन्न बल हैं सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस की, जिसमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स हो जाएगी, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है, सशस्त्र सीमा बल है, असम राइफल्स हैं। तो ये 7 फोर्सेज हैं जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज के अंतर्गत आती हैं और गृह मंत्रालय के अधीन रहती हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी CAPF के कर्मियों की जो सेवानिवृत्त आयु है, रिटायरमेंट की जो
जो एज है वो 60 वर्ष निर्धारित की है, वो 2019 को बदलाव करके 60 वर्ष किया है। ये करंट अफेयर्स का कह सकते हो 2019 का फैक्ट है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जो भी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है सीएपीएफ के कर्मियों की जो सेवानिवृत्त आयु है वो 60 वर्ष है वो निर्धारित की थी। सीएपीएफ के बाद बात आती है भारत के अर्धसैनिक बल के, जिसे कह सकते हो पैरामिलिट्री फोर्सेस को। ठीक है, पैरामिलिट्री फोर्सेस में ये 3 फोर्स आती हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड है, जो ऊपर मैंने बताया रक्षा मंत्री, ये नहीं, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत हैं। और जो असम राइफल है, गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय दोनों आ जाते हैं। साथ ही साथ स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, ये इंटेलिजेंस रो का ही कह सकते हो। ये बल भारतीय सशस्त्र बलों की सहायता करते हैं, तीनों ही, इंडियन कोस्ट गार्ड, असम राइफल और स्पेशल फ्रंटियर फोर्सेस हैं। तो इंडियन कोस्ट गार्ड है, मैंने ऊपर भी बताया था, जो डिफेंस फोर्स थी या फिर मिलिट्री फोर्सेस थी उसमें भी, और इसमें भी ये पैरामिलिट्री फोर्सेस का अंतर भी इसको शामिल किया जाता है, इंडियन कोस्ट गार्ड को, असम राइफल को और स्पेशल फ्रंटियर फोर्स को। अब इन सभी के बारे में डिटेल में देखते हैं। पैरामिलिट्री फोर्स हो गई या फिर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है, जो सीएपीएफ के विभिन्न बल हैं। तो बात करता हूँ सबसे पहले मैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है सीमा सुरक्षा बल, हिंदी में कह सकते हो। स्थापना हुई है दोस्तों 1965 में, 1 दिसंबर 1965 को। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का मोटो है जीवन पर्यंत कर्तव्य, ड्यूटी अनटू डेथ हो जाएगा इसका मोटो, काफी इंपॉर्टेंट है। स्थापना याद रखिएगा 1965 में। और इसका कार्य है भारत के साथ जो बाउंड्री साझा होती है बांग्लादेश और पाकिस्तान की, तो उनकी सीमाओं की जो सुरक्षा का जिम्मा है वो बीएसएफ के पास में है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के पास में है। बांग्लादेश और पाकिस्तान की सीमाओं पर सिक्योरिटी का कार्य। बॉर्डर सिक्योरिटी जो एक्ट है वो 1968 वाला एक्ट है, जिसे संवैधानिक इसको दर्जा मिला है। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। और जो बीएसएफ है ये गृह मंत्रालय के अधीन रहता है, क्योंकि मैंने ऊपर आपको बताए हैं जो सातों ही सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत रहती है। असम राइफल 2 मंत्रालय थे, उसके दोहरा मंत्रालय है, तो गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत हैं। और वर्तमान में जो बीएसएफ के डीजी हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। डायरेक्टर जनरल ऑफ बीएसएफ है वो पंकज कुमार सिंह हैं, जो 31 अगस्त 2021 को बने हैं और 31 दिसंबर 2022 तक ये रहने वाले हैं डीजी बीएसएफ के। पंकज कुमार सिंह, इनका नाम याद रखना है। बीएसएफ के जो संस्थापक है, फाउंडर है या फिर जो फर्स्ट डीजी रहे हैं डायरेक्टर जनरल, उनका नाम है दोस्तों खुसरो फरमरुज रस्तुम जी। तो रुस्तम जी हैं, ये बीएसएफ के फाउंडर हैं, जो फर्स्ट डीजी रहे हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के। बीएसएफ दुनिया की सबसे बड़ी सीमा सुरक्षा बल है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बीएसएफ को भारतीय क्षेत्रों की रक्षा की पहली पंक्ति कहा जाता है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ऑफ इंडियन टेरिटरीज है, बीएसएफ को माना जाता है। वर्तमान में 186 प्लस बटालियन कार्यरत है बीएसएफ में। इसमें प्रमुख विंग में एयर विंग है, मरीन विंग है और आर्टिलरी रेजिमेंट हो जाएगी और कमांडो यूनिट्स हैं। अब देखते हैं जो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल हैं, ये सभी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के अंतर्गत हैं। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है सीआईएसएफ। सीआईएसएफ है, इसकी स्थापना 1969 में हुई है। कब हुई है? 10 मार्च 1969 को। कार्य क्या है? सरकारी कारखाने और जो सरकारी उपक्रम है उनकी सुरक्षा के अलावा देश की आंतरिक सुरक्षा, विशिष्ट लोगों की सुरक्षा, मेट्रो हो गई, परमाणु संस्थान, ऐतिहासिक धरोहर आदि की सुरक्षा करना है, वो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का कार्य हो जाएगा। नाम से स्पष्ट है, औद्योगिक सुरक्षा बल है। तो जितने भी सरकारी या फिर अन्य जो मेट्रो वगैरह हैं या फिर विशिष्ट लोगों की सुरक्षा है, परमाणु संस्थान है, ऐतिहासिक जो धरोहर है उनकी सुरक्षा है, ये सभी कार्य का जिम्मा रहता है सीआईएसएफ के पास में। और जो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है, ये कौन सा एक्ट किसके अंतर्गत स्थापित है? 1968 का एक्ट है। इसका मोटो क्या है? सीआईएसएफ का जो मोटो है, आदर्श वाक्य है, वो संरक्षण एवं सुरक्षा हो जाएगा, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी इसका आदर्श वाक्य है। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। डायरेक्टर जनरल है जो सीआईएसएफ के, वो सुधीर कुमार सक्सेना है डायरेक्टर जनरल। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का फैक्ट ये है कि सुधीर कुमार सक्सेना से पहले जो सीआईएसएफ के डीजी रहे हैं सुबोध कुमार जायसवाल, इनका चयन है वो 25 मई 2021 को केंद्रीय जांच एजेंसी है वो यानी सीबीआई के डायरेक्टर ये बन चुके हैं। और इसके बाद में ये पद हैं वो रिक्त न रहे, इसलिए सीआईएसएफ मुख्यालय में ही कार्यरत विशेष महानिदेशक जो स्पेशल डायरेक्टर जनरल नाम है सुधीर कुमार सक्सेना है, ये अभी वर्तमान में महानिदेशक पद है, एडिशनल चार्ज अतिरिक्त प्रभार इसे उन्हें दिया गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआईएसएफ का। नेक्स्ट देखते हैं सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की, सीआरपीएफ। ये भी आपके सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स का ही बल हैं जो गृह मंत्रालय के अधीन रहते हैं। तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, सीआरपीएफ है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल है। इसका पहले नाम था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस।
तो ये इसका पहले नाम था जब इसकी स्थापना हुई थी। स्थापना 27 जुलाई 1939 को हुई है। वर्तमान नाम है वो सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है। वो 28 दिसंबर 1949 को जो सीआरपीएफ एक्ट लागू हुआ है, इसके बाद में ये केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल इसका नाम रखा गया है 28 दिसंबर 1949 को। स्थापना इसकी 27 जुलाई 1939 को एज ए जो नाम था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में हुआ है। इसका जो आदर्श वाक्य है सीआरपीएफ का, जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल है, सेवा और निष्ठा है, सर्विस एंड लॉयल्टी इसका आदर्श वाक्य मोटो कह सकते हो। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली का लगभग, और सभी का ही कह सकते हो, एक दो का न्यू दिल्ली में नहीं है, वो मैं बता भी दूंगा आपको। सीआरपीएफ है भारत की केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में सबसे बड़ा है, ठीक है। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की अपन बात करें जिसमें सबसे बड़ा है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, जिसमें जो एक्टिव पर्सनल है वो आपकी 3,13,634 है, इसके लिहाज से सबसे बड़ा। डायरेक्टर जनरल है वर्तमान में जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के, वो कुलदीप सिंह है। कौन? कुलदीप सिंह है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के वर्तमान में डीजी है, महानिदेशक है डायरेक्टर जनरल। मई 2021 में जो सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल कुलदीप सिंह हैं, इन्हें एडिशनल चार्ज भी दिया गया है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का। ये भी करंट अफेयर्स का फैक्ट हो जाता है। जो कार्य क्या रहता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, इनका कार्य है पुलिस कार्यवाही में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की सहायता करना पुलिस कार्यवाही में, ठीक है। साथ ही साथ कानून व्यवस्था और आतंकवाद के विरोध में इनका कार्य निहित रहता है। इसके अलावा भारत के आम चुनाव है उसमें भी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की बहुत बड़ी भूमिका रहती है, तो इनका कार्य देख सकते हो। राज्य और यूटी में पुलिस कार्यवाही में सहायता, कानून व्यवस्था को बनाए रखना, आतंकवाद के विरुद्ध में कार्य रहता है। और भारत में जो आम चुनाव है उसके आम चुनाव कंडक्ट करने में इनकी भी बड़ी भूमिका रहती है। सीआरपीएफ की जो प्रमुख एजेंसी, जो चाइल्ड एजेंसीज है वो कौन सी है? तो कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन, जो कोबरा की फुल फॉर्म भी एग्जाम आ जाएगी, कोबरा की फुल फॉर्म कौन सी है? तो कोबरा है ये सीआरपीएफ की चाइल्ड एजेंसी हो जाएगी। कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन है। और आरएएफ यानी रैपिड एक्शन फोर्स स्पेशल ड्यूटी ग्रुप है। और फिर बात करूं मैं पार्लियामेंट ड्यूटी ग्रुप की, ये सभी सीआरपीएफ की चाइल्ड एजेंसीज हो जाएगी। नेक्स्ट अपन देखते हैं असम राइफल का, ठीक है, जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के अंतर्गत या फिर पैरामिलिट्री फोर्स के अंतर्गत रखा जाता है इन्हें। असम राइफल्स है, इसका पूरा नाम है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। असम राइफल को पहले किस नाम से जानते थे? तो कछार लेवी के नाम से इसे जाना जाता था। इसकी स्थापना 1835 में हुई है, ब्रिटिश राज के अंतर्गत है, तो स्थापना 1835 में, उसका नाम था कछार लेवी। 1870 में असम सैन्य पुलिस बटालियन में परिवर्तित इसे कर दिया गया था। तो 1870 में जिसका नाम रख दिया गया था असम सैन्य पुलिस बटालियन। और वर्ष 1917 में जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, इसका प्रथम विश्व युद्ध के बाद में इसका नाम बदलकर है वो असम राइफल्स कर दिया गया था, वो 1917 में किया गया था प्रथम विश्व युद्ध के बाद में। वर्ष 1962 में चीनी आक्रमण के बाद असम राइफल्स को सेना के संचालन नियंत्रण में रखा गया है। चीनी आक्रमण के बाद जो असम राइफल्स है वो इंडियन आर्मी या फिर सेना के संचालन के नियंत्रण में रख दिया गया था। इसका हेडक्वार्टर ये अलग हो जाता है, नई दिल्ली में नहीं है। असम राइफल का जो मुख्यालय है वो शिलोंग मेघालय में है। असम राइफल्स का जो प्रशासनिक नियंत्रण है, मैंने आपको बताया 2 मंत्रालय है इसके अंतर्गत ये संचालित रहता है। तो इसका जो प्रशासनिक नियंत्रण है वो गृह मंत्रालय, और जो संचालन नियंत्रण है वो रक्षा मंत्रालय। इनका क्या मतलब हो गया? तो जो वेतन और बुनियादी ढांचा है वो गृह मंत्रालय के द्वारा प्रदान किया जाएगा, वेतन वगैरह सैलरी। जबकि जो कर्मियों की नियुक्ति है, पर्सनल वगैरह कर्मियों की जो नियुक्ति रहती है उनका स्थानांतरण करना, उनकी प्रतिनियुक्ति करना है, इसका जिम्मेदार मंत्रालय है वो दोस्तों है यहाँ पर रक्षा मंत्रालय। जो संचालन नियंत्रण है रक्षा मंत्रालय है, जो भारतीय सेना के द्वारा लिया जाता है निर्णय वगैरह। असम राइफल जो एक्ट है वो 2006 और रूल्स है 2010 वाले वर्तमान में। तो ये दोहरी संरचना वाला एकमात्र अर्धसैनिक बल हो जाएगा, जो गृह मंत्रालय के और साथ ही साथ रक्षा मंत्रालय के अधीन है वो कार्यरत रहता है। और वर्तमान में जो असम राइफल के महानिदेशक है वो कौन है दोस्तों? लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्रन नायर, याद रखना है। जून 2021 को ये बने हैं। डायरेक्टर जनरल हैं असम राइफल्स के प्रदीप चंद्र नायर। जो सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है, ये ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स कह सकते हो, असम राइफल्स है, सबसे पुराना पैरामिलिट्री फोर्स है, क्योंकि इसकी स्थापना अपन ने देखा ऊपर 1835 में हुई थी, ठीक है। जो पूरा नाम था इसका कछार लेवी। नेक्स्ट अपन देखते हैं
असम राइफल का प्रमुख कार्य क्या है? तो भारतीय सेना के साथ में मिलकर ये पूर्व उत्तर में, जो पूर्वोत्तर राज्य है, तो पूर्वोत्तर में कानूनी व्यवस्था के रखरखाव के अलावा भारत म्यांमार सीमा की सुरक्षा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। भारत म्यांमार सीमा की सुरक्षा का भी जिम्मा रहता है असम राइफल्स के पास में, पूर्वोत्तर में कानून व्यवस्था को और भारत म्यांमार सीमा की सुरक्षा का जिम्मा। इसका भारतीय सेना के असम रेजिमेंट है, जो इंडियन आर्मी भारतीय सेना में, इससे कोई लेना देना नहीं है, संबंध नहीं है। असम रेजिमेंट अलग है और असम राइफल्स है वो अलग है, और वर्तमान में 46 बटालियंस हैं असम राइफल्स में। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों आईटीबीपी, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, इसकी फुल फॉर्म आईटीबीपी, जिसकी स्थापना 1962 में, 24 अक्टूबर 1962 को आईटीबीपी की स्थापना हुई है। और जो आईटीबीपी का एक्ट है वो 1992 का है। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। आईटीबीपी का जो आदर्श वाक्य मोटो है वो शौर्य, दृढ़ता और क्रम निष्ठा है। क्या शौर्य, दृढ़ता और क्रम निष्ठा है, वो आईटीबीपी का मोटो हो जाएगा। डायरेक्टर जनरल वर्तमान में जो आईटीबीपी के वो संजय अरोरा है। 31 अगस्त 2021 को मैंने, काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, संजय अरोरा है वर्तमान में आईटीबीपी के कौन है, डायरेक्टर जनरल हैं। इनसे पहले एसएस देसवाल थे। भारत तिब्बत सीमा, जो चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र है, वहाँ पर रक्षा है वो आईटीबीपी के द्वारा की जाती है। तो भारत तिब्बत सीमा है, सिक्योरिटी इसकी है, जो चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से रक्षा हेतु की गई है, आईटीबीपी है जो जिम्मेदार रहती है इनकी रक्षा के लिए। ये बल इस सीमा पर काराकोरम दर्रा से लिपुलेख दर्रा और भारत नेपाल जो चीन त्रिसंगम है वहाँ तक 2115 किलोमीटर की लंबाई पर फैली सीमा की रक्षा है वो आईटीबीपी के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है, एनएसजी है। इसकी स्थापना हुई है 1986 में, 22 सितंबर 1986 को नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की स्थापना 1986 में हुई है। इससे 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार और इंदिरा गांधी की हत्या के बाद आंतरिक जो गड़बड़ी है उनके खिलाफ राज्यों की रक्षा के लिए आतंकवादी गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए बनाए गए हैं। तो इसकी स्थापना कह सकते हो या फिर इनका कार्य है वो आतंकवादी गतिविधियों का मुकाबला, बम वगैरह डिफ्यूज करने में एनएसजी का कार्य रहता है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड है एनएसजी, आतंकवादी गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए बनाए गए हैं। इसका जो आदर्श वाक्य मोटो है वो सर्वोत्तम सुरक्षा हो जाएगा, ठीक है, ओमनी प्रेजेंट ओमनीपोटेंट सिक्योरिटी। तो ये इसका आदर्श वाक्य है, सर्वोत्तम सुरक्षा है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। वर्तमान में जो एनएसजी के डीजी हैं, डायरेक्टर जनरल है, वो ए गणपति हैं। 18 मार्च 2021 को ये नियुक्ति हुई है इनकी जनरल डायरेक्टर जनरल के रूप में एनएसजी के। डायरेक्टर जनरल काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम आ जाते हैं। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और भारतीय आतंकवाद निरोधक और विशेष अभियान इकाई के रूप में कार्य करता है। ये मुख्य रूप से आतंकवाद विरोधी गतिविधियों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसका जो एक्ट है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का वो 1986 वाला है। और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, इसमें जो क्या कहा जाता है, इनके जो पर्सनल रहते हैं सैनिक हैं, इनको ब्लैक कैट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं सशस्त्र सीमा बल, ठीक है, तो सशस्त्र सीमा बल है, इसकी स्थापना हुई है 20 दिसंबर 1963 को। मूल रूप से 1963 में इसे स्पेशल सर्विस ब्यूरो के नाम से जाना जाता था, विशेष सेवा ब्यूरो के रूप में इस नाम से इसकी स्थापना 1963 में हुई है। जो उस समय भारत चीन युद्ध के बाद दुश्मन के अभियानों के खिलाफ भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों को मजबूत करने के लिए इसे स्थापित किया गया था। भारत चीन युद्ध के बाद जो भी विपरीत देश की सेना है, दुश्मन है, उनके अभियान के खिलाफ भारत के सीमावर्ती क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए सशस्त्र सीमा बल की स्थापना 1963 में स्पेशल सर्विस ब्यूरो के नाम से हुई थी। वर्तमान में नाम इसका सशस्त्र सीमा बल है। इसका मोटो है सर्विस, सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड, इसका आदर्श वाक्य हो जाएगा। वर्तमान में जो डायरेक्टर जनरल है एसएसबी के कुमार राजेश चंद्र हो जाएंगे। एसएसबी को 15 जनवरी 2001 को गृह मंत्रालय के अंतर्गत सीमा सुरक्षा बल घोषित किया गया तथा 15 दिसंबर 2003 को इसका नाम बदलकर है वो सशस्त्र सीमा बल है वो कर दिया गया था। एसएसबी को 19 जून 2001 को भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा करने का कार्य सौंपा गया है। एग्जाम में सवाल पूछा जाता है भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा और भारत भूटान सीमा की सुरक्षा का जो दायित्व रहता है वो किसके पास में है, तो ये एसएसबी के पास में आपको याद रखना है, जो कि भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा का जिम्मा 2001 में और 2004 में भारत भूटान सीमा की सुरक्षा का जिम्मा वो एसएसबी को दिया गया था। एसएसबी सीमा पार अपराध हो गया, जो सीमा पार अपराध, तस्करी वगैरह होती है वो अवैध गतिविधियों को रोकने में, साथ ही भारतीय भूभाग से किसी भी प्रकार के अनधिकृत प्रवेश होता है, निष्कासन होता है, उसको प्रतिबंध करने में जो कार्य रहता है वो एसएसबी का रहता है। ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट है एसएसबी के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं अपन स्पेशल फ्रंटियर फोर्स है, जो पैरामिलिट्री फोर्स है, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स है। इसकी स्थापना 14 नवंबर 1962 को ये फ्रंटियर फोर्स की स्थापना जो उस समय स्पेशल फ्रंटियर फोर्स है शुरुआत में स्थापना हुई थी, उसका नाम था एस्टेब्लिशमेंट 22 के नाम से इसकी स्थापना हुई थी। एसएफएफ जो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स है, इसको मेजर जनरल सुजान सिंह उबान के द्वारा स्थापित किया गया। इसका हेडक्वार्टर है वो याद रखना आप
चक्रटा उत्तराखंड में इसका हेडक्वार्टर है। इसका अन्य नाम जैसे कि एस्टेब्लिशमेंट 22 के नाम से स्थापित हुआ था। इसे या फिर फैंटोम्स ऑफ चट्टगांव के नाम से भी जाना जाता है। और इनके जो महानिरीक्षक रहते हैं, इंस्पेक्टर जनरल की पद रहते हैं, जो हेड रहता है स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का। तो इसकी अध्यक्षता वाले कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा महानिदेशालय के अधिकार के अंतर्गत रहता है। तो डायरेक्टर जनरल रहता है, जो सिक्योरिटी डायरेक्टर जनरल है, कैबिनेट सेक्रेटरीट के अंतर्गत इसको कार्य संचालित किया जाता है, जो हेड रहता है स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का। तो ये इंस्पेक्टर जनरल हैं, जो वर्तमान में गुरदीप सिंह उबान हैं। ये भारतीय खुफिया रिपोर्टिंग करने के लिए आपको कार्य का पूछ लें कि भाई जो फ्रंटियर फोर्स है, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स है, ये कार्य क्या रहता है। जो खुफिया वगैरह गतिविधियां रहती हैं भारतीय खुफिया रिपोर्टिंग करने के लिए भारतीय सेना के अधिकारियों के नेतृत्व में, इसका जो मूल रूप उद्देश्य है वो चाइना के साथ अगले संघर्ष की पूर्व तैयारी करना। ठीक है, इसके द्वारा छापामार युद्ध है या फिर खुफिया सूचनाएं जुटाने के लिए प्रशिक्षित किया गया था, जो यहाँ पर हो जाएगा स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का कार्य है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है, रो का ही एक शाखा मान सकते हो। SFF स्पेशल फ्रंटियर फोर्स में टोटल 6 जो बटालियन है वो विकास के नाम से है। ठीक है, 1 विकास 1, 2 विकास, 3 विकास, 4 नहीं है, 5 विकास, 6 और 7 विकास है। तो विकास है इसकी जो 6 बटालियन है। और एग्जाम में पूछ सकते हैं, विकास एक करंट अफेयर्स का मुद्दा भी रहा है, जो चाइना के खिलाफ जो कार्य किया था SFF ने, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स ने। तो विकास है ये SFF की ही बटालियन हो जाएगी। ये तो हो गए आपके स्पेशल फ्रंटियर फोर्स हैं, जो कि एक पैरामिलिट्री फोर्स है, जो खुफिया रिपोर्टिंग का कार्य करती हैं। तो पैरामिलिट्री फोर्स में ऊपर अपन ने असम राइफल का देख लिया, यहाँ पर SFF को देख लिया। और तीसरी है जो भारतीय तट रक्षक है, इंडियन कोस्ट गार्ड, जो लास्ट में है। तो इसकी स्थापना है इंडियन कोस्ट गार्ड की, वो 1977 में हुई, याद रखना है 1 फरवरी 1977 को इसकी स्थापना हुई है। एक्ट है इसका 1978, कोस्ट गार्ड एक्ट 1978। और ये किस मंत्रालय के अंतर्गत है, तो रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंडियन कोस्ट गार्ड है वो रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्यरत रहती है। क्योंकि ऊपर जो सबसे पहले अपन ने देखा था, जो मिलिट्री फोर्सेज थी, डिफेंस फोर्सेज थी, या फिर जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेज हैं, इसमें ये भी शामिल रहती है इंडियन कोस्ट गार्ड है। तो ये रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्यरत रहेगी। डायरेक्टर जनरल कौन है वर्तमान में इंडियन कोस्ट गार्ड के, तो वो है दोस्तों कृष्ण स्वामी नटराजन है, डायरेक्टर जनरल हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के भारतीय तट रक्षक बल की। शांति काल में भारतीय समुद्र की सुरक्षा करने का इसका उद्देश्य हो जाएगा। शांति काल में नीचे मैं बताने वाला हूँ डिटेल में इनका उद्देश्य। आदर्श वाक्य क्या है इंडियन कोस्ट गार्ड का, तो वो है वयम रक्षा, यानी इसका मतलब है हम रक्षा करते हैं, वी प्रोटेक्ट। तो ये आदर्श वाक्य है, वी प्रोटेक्ट है, वयम रक्षा। कोस्ट गार्ड डे मनाया जाता है 1 फरवरी को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1 फरवरी को कोस्ट गार्ड दिवस मनाते हैं, क्योंकि इसकी स्थापना 1 फरवरी 1977 को हुई है। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। इसके वैसे 5 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। तो पश्चिमी क्षेत्र का जो मुख्यालय हेडक्वार्टर है, उसका मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई में है। पूर्वी क्षेत्र का क्षेत्रीय मुख्यालय चेन्नई में, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र का कोलकाता में, अंडमान निकोबार क्षेत्र भी है पोर्ट ब्लेयर में, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र है गांधीनगर गुजरात में इसका हेडक्वार्टर। और इसके जो प्रमुख उद्देश्य या प्रकार की बात करें, तो हमारे समुद्री क्षेत्र में कृत्रिम द्वीप हैं, अपतटीय संस्थान हैं, और अन्य संरचना की सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित करना, मछुआरों की सुरक्षा करना, और समुद्र में संकट के समय उनकी सहायता करना, समुद्री प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण सहित हमारे समुद्री पर्यावरण का संरक्षण और परिरक्षण करना इसका उद्देश्य हो जाएगा। साथ ही साथ जो तस्करी रोधी अभियान में सीमा शुल्क विभाग है, भारतीय समुद्री अधिनियम है, तो मोटा मोटा कह सकते हो जो समुद्र में शांति काल में गतिविधियां होती हैं भारत में, उनकी सिक्योरिटी के लिए मछुआरे वगैरह हो गए, उन सभी से उनकी सुरक्षा का जिम्मा है वो इंडियन कोस्ट गार्ड का रहता है, भारतीय तट रक्षक, जिसकी स्थापना 1977 में हुई है। तो भारत में जितनी भी फोर्सेज है उनका डिटेल में वीडियो ये पूरा हो चुका है। वीडियो लाइक ज़रूर कर देना। और इसमें अपन ने सारे कवर किए हैं। CAPF है जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के अंतर्गत, BSF हो जाएगी, CISF, CRPF, ITBP, NSG, SSB है। और जो असम राइफल्स हैं जिसे पैरामिलिट्री फोर्स के अंतर्गत भी शामिल किया जाता है। और इंडियन कोस्ट गार्ड है जो ऊपर में अपन ने इंडियन आर्म्ड फोर्सेज हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स है, उसमें भी शामिल किया था। असम राइफल है, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स है, वो अपने पैरामिलिट्री फोर्स के अंतर्गत हैं। डिटेल साइड मैंने आपको बता दिया है। तो मैं मिलता हूँ ऐसे किसी नए टॉपिक के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर देना। और जो आप मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो, तो टेक्स्ट बुक में यदि आप TTG के कूपन कोड यूज़ करोगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा 10% का। बाकी जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए GK की PDF डाउनलोड करना चाहते हो, तो टॉप ट्रेनिंग GK.in वेबसाइट है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर भी आप विजिट कर सकते हो। बाय बाय।